अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। अर्थ मैग्नेटिज्म तो मैंने स्टार्ट किया था उस समय। मैग्नेटिज्म के बारे में स्टार्ट ही किए थे उस समय, क्लास ओवर हो गई थी फिर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। कुछ अर्थ के एलिमेंट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे और कुछ टर्म्स से जो अर्थ मैग्नेटिज्म होती है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, उन टर्म्स को जानने की कोशिश आज हमारी होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म कैसे होती है, अर्थ की मैग्नेटिज्म कैसा होता है, अर्थ की बनावट, उसकी मैग्नेटिज्म किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम अर्थ की बात करें, हमने पिछली बार भी कुछ डिस्कस किया था कि ये अर्थ है। अर्थ की रोटेशनल एक्सिस अलग है, अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस अलग होती है और अर्थ की मैग्नेट एक्सिस अलग होती है। अर्थ की तीन एक्सिस होती हैं। अर्थ में तीन एक्सिस होती है बेटा। एक एक्सिस को कहते हैं अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस, एक एक्सिस होती है अर्थ की रोटेशनल एक्सिस और एक एक्सिस होती है अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये तीन एक्सिस अर्थ के अंदर पाई जाती हैं, अर्थ में होती हैं। अर्थ के बारे में आपको इतना जानना है। मेनली जो हमें मतलब है वो दो, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक्स, तो हमें दो एक्सिस की जरूरत है। रोटेशनल एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें दो एक्सिस चाहिए, एक ज्योग्राफिकल एक्सिस चाहिए जो ज्योग्राफिकल वे में हमारी एक्सिस है, और दूसरी एक्सिस हमें मैग्नेटिक एक्सिस चाहिए। तो हमें दो एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो दो एक्सिस कौन कौन सी हैं वो हम बात करते हैं, देखते हैं दो एक्सिस कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस की बात करें तो अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस एकदम परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसी है ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। इस एक्सिस को हम कहते हैं जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल एक्सिस। इस लाइन को कहा जाता है ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये होती है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये होता है ज्योग्राफिकल साउथ। यानी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारी जो भूगोल है अर्थ का, पृथ्वी का जो भूगोल है उसके आधार पर अगर जाएं तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से एक एक्सिस पास करती है, एक लाइन पास करेगी जिसको कहा जाएगा ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसी तरीके से अर्थ के अंदर मैंने बताया था एक मैग्नेट जैसा बड़ा सा एलिमेंट, एक बड़ा सा मैग्नेट ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि एक बड़ा सा मैग्नेट जो है इसके सेंटर पर कुछ इस तरीके से रखा गया है। तो अर्थ की ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल होगा और इसका साउथ पोल होगा। तो अर्थ की मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, अर्थ की मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो किधर रखा गया है? अर्थ की मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल। यानी ज्योग्राफिकल एक्सिस का नॉर्थ तो ऊपर है, ज्योग्राफिकल एक्सिस साउथ नीचे है, बट जो मैग्नेट फिट है, मैग्नेट ऐसा रखा गया है, ऐसा माना जाता है कि उसके नॉर्थ पोल को इधर माना जाएगा और उसके साउथ पोल को इधर माना जाता है। तो अगर मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट के एक्सिस से एक लाइन पास करती है जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस को कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस इसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल पोल्स। ये ज्योग्राफिक पोल्स कहलाते हैं, ये वाले और ये वाले। ये वाला कौन सा पोल कहलाता है? ये मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं। ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये वाला और ये वाला मैग्नेटिक पोल्स है। और ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं? ज्योग्राफिकल पोल्स कहलाते हैं। ये ज्योग्राफिक पोल नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। हालांकि यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ यहाँ लिखा है, साउथ यहाँ लिखा है, बट हम जो बात कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेट की बेसिस पर जाओगे तो ये नॉर्थ पोल कहलाएगा, बट ये जो मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर रखा होता है और मैग्नेट का साउथ पोल इधर होता है।
अब इन दोनों के बीच में कई बार एंगल पूछा गया है। एक नंबर में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 11.5 डिग्री। 11.5 डिग्री का एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और रोटेशनल एक्सिस के बीच में 22.5 डिग्री का, यानी आप कह सकते हो 22.5 डिग्री का एंगल होता है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 22.5 डिग्री का एंगल होता है बिटवीन रोटेशनल एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का एंगल होता है 22.5। बट अगर हमसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, तो सर मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस का कितना होता है 11.5 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। अब इसके मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो किस डायरेक्शन में होती है, थोड़ा सा इसकी बात में चर्चा कर लेते हैं कि कैसे होती है फील्ड। तो जाहिर सी बात है ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी वो कहां से जनरेट होंगी, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होगा, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी इस डायरेक्शन में। और इधर से भी आप बना सकते हो, ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी कुछ इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी अर्थ की, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है बेटा, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। और एक पॉइंट और है, लास्ट है इसमें, इक्वेटर। आप लोग इक्वेटर जानते होगे, इक्वेटर क्या होता है पता होगा आप लोगों को। तो मैग्नेटिक एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है ऐसे, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अगर आप एक ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, एक ऐसा सर्कल, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। सोचो आपका ये अर्थ है, ऐसे अर्थ बना हुआ है, इसको मिड पॉइंट से काट दो। तो मिड पॉइंट से काटोगे तो ऊपर से क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा ना। तो वो पूरा सर्कल क्या कहलाता है, वो पूरा सर्कल क्या कहलाएगा, इक्वेटर कहलाएगा। क्या कहलाता है, इक्वेटर। पूरे सर्कल को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए, तो ये अर्थ की मैग्नेटिज्म थी, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है, अर्थ की बनावट किस तरह की होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें पढ़ना है अर्थ के जो मैग्नेटिज्म है उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं, वो एलिमेंट्स हमें ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं किसी एलिमेंट को किस तरह से एलिमेंट आप कंसीडर करते हो, किस तरह से आप समझते हो। तो ये डायग्राम अभी हम बना रहने देते हैं, क्योंकि अर्थ के तीन एलिमेंट होते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म के तीन एलिमेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला एलिमेंट है बेटा, पहले एलिमेंट को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ेंगे और एंगल ऑफ डिप पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये तीन एलिमेंट हमें पढ़ने हैं, तीन एलिमेंट हमें पढ़ने बेटा। अर्थ की मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ये तीन एलिमेंट्स होते हैं, तीन टर्म्स होते हैं, इन तीनों टर्म्स को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप समझोगे कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, और अर्थ के हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होते हैं, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्यों होता है, कहते क्यों है। तो पहला पॉइंट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ें इससे पहले हमें दो चीजें जानना जरूरी है।
एंगल ऑफ डिक्लिनेशन में दो चीजें जानना जरूरी है। क्या क्या जानना जरूरी है? तो पहले वाले चीज को कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। स्पेलिंग मेरे ख्याल से सही होगी। मैग्नेटिक मेरिडियन की MERI होती है, MERI मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक होता है जियोग्राफिक मेरिडियन। तो दो टाइप के मेरिडियन होते हैं। क्या होता है? ज्योग्राफिक मेरिडियन और होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन होता क्या है? तो मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस पर किसी भी जगह पर, अर्थ की किसी भी जगह पर आपने क्या लिया? एक मैग्नेटिक निडल ले ली। एक मैग्नेटिक निडल ले ली। आप कोई भी मैग्नेट ले सकते हो, आप चाहो तो बार मैग्नेट ले लो। उस बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब यह है कि आप उस मैग्नेट के बीचों बीच में एक छेद कीजिए और छेद में एक धागा फंसा करके उसको लटका दीजिए। वो होता है फ्रीली सस्पेंडेड। तो अगर इस कंडीशन पर बात करें तो मैग्नेट की जो हमारा बाहर मैग्नेट हमने रखा हुआ है, जो बार मैग्नेट रखा हुआ है, इस बार मैग्नेट की उस पोजीशन पर, उस स्थान पर, उस प्लेस पर कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एक्सिस होगी और कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एक्सिस जरूर होगी। या क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योग्राफिक पोल होगा, कहीं पर साउथ पोल होगा, कहीं पर नॉर्थ पोल होगा, किसी डायरेक्शन में। क्योंकि अलग अलग पोजीशन पर आप जाते हो तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल आपके, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, थोड़ा बहुत डेविएशंस आते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशंस आते हैं। आप कहीं पर दूसरे जगह जाते हो, सूरज कहीं और दिखाई देता है, कहीं से निकलते हुए दिखाई देता है, ईस्ट अलग डायरेक्शन में हो जाती है, वेस्ट अलग डायरेक्शन में, यानी अर्थ की अलग अलग सरफेस पर आपको ये चीज अलग अलग दिखाई देती है। तो आप जिस पोजीशन पर मेरिडियन निकालना चाहते हैं, एंगल ऑफ डिप निकालना चाहते हैं, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है, ये हर एक पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है। वैल्यू इसकी अलग अलग हो सकती है हर एक पॉइंट पर। वो डिपेंड करता है कि आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल के कितने नजदीक हैं या कितने दूर हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम अर्थ के किसी भी सरफेस पर, अर्थ के किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी मौजूद हैं और वहां पर हमने एक सस्पेंड कर लिया एक मैग्नेट को, तो उस कंडीशन पर जो हमारा नॉर्थ पोल होगा और जो हमारा साउथ पोल होगा, कौन सा नॉर्थ पोल? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल से एक प्लेन पास करता है, एक प्लेन पास करता हुआ कंसीडर करें तो हम वो प्लेन कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। यानी आप ज्योग्राफिक मेरिडियन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो आप कहोगे अ वर्टिकल प्लेन passing through the geographical axis is called geographic meridian. Same as it is, अगर किसी पॉइंट पर अगर हम कोई बार मैग्नेट अगर हम लटका देते हैं तो बार मैग्नेट की भी कोई ना कोई एक्सिस होगी। उस एक्सिस से, बार मैग्नेट की एक्सिस से एक वर्टिकल प्लेन पास कराएं, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन होगा क्योंकि वर्टिकल प्लेन तो पास कर नहीं सकता, आप इमेजिन करोगे तो उस वर्टिकल प्लेन को कहा जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बेटा दो चीजें होती हैं, किसी भी पोजीशन पर आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन हो सकता है और किसी भी पोजीशन पर मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकता है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है किसी भी पॉइंट पर, उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आपने मैग्नेटिक मेरिडियन ले रखा है और किसी भी पॉइंट पर आपने ज्योग्राफिक मेरिडियन ले रखा है, तो पर जो प्लेन होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन और जो प्लेन होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, उस पॉइंट पर वैल्यू कितनी होगी? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाएगा। इस चीज को मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, डायग्राम से समझिएगा। इसको रफ कर दे रहे हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन को आप ध्यान से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसी बेसिस पर। इस चैप्टर से बस इसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पर है, अर्थ के इस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमने एक मैग्नेटिक निडल ली और मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड कर दिया। मैग्नेटिक निडल ली और मैग्नेटिक निडल कुछ इस तरीके से सस्पेंड है, इस तरह से लटकी हुई है, मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे लटकी हुई है, ठीक है। ये मैग्नेटिक निडल है और ये मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ मान लीजिए या साउथ मान लीजिए, इस तरीके से है। तो इससे एक्सिस क्या पास करेगी? ये मैग्नेटिक एक्सिस होगी,
इसे कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। इस पॉइंट पर हम बात करें, इस पॉइंट पर मान लीजिए कि नॉर्थ पोल जो है ये है नॉर्थ पोल और इस साइड साउथ पोल होगा। तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल हम इस पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से नॉर्थ पोल से पास करने वाला ये जो एक्सिस होगी, इस एक्सिस के वर्टिकल एक प्लेन पास करेगा, उस प्लेन को हम कहेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। यानी हमने एक प्लेन पास करा दिया कुछ ऐसे, ये मान लीजिए ये प्लेन होगा। तो ये प्लेन होगा हमारा कौन सा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से एक प्लेन पास करेगी, इस एक्सिस से एक प्लेन पास करेगा, इसके मैग्नेटिक एक्सिस से एक प्लेन पास करेगा, जिसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी एक परपेंडिकुलर प्लेन होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा, ऐसा कोई प्लेन होगा, ये कोई प्लेन होगा। हाँ बेटा, ये अब देखिए यहां से आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका एक मैग्नेट है, यहां से ये नॉर्थ पोल, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है। तो एक प्लेन आपका ये बनेगा जो आप ये बनाओगे, एक प्लेन तो ये होगा ना, ये प्लेन बनेगा पूरा प्लेन। ये जो प्लेन बनेगा इस प्लेन को कहेंगे मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इससे प्लेन एक प्लेन पास कर रहा है। ये प्लेन जो बड़ा वाला मैंने बनाया ये हो गया हमारा क्या, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये हो गया एक्सिस, ये मैग्नेटिक नीडल थी, या आप कह सकते हो बार मैग्नेट था। बार मैग्नेट की एक्सिस किस पर हुई, एक प्लेन बना दिया हमने। ये प्लेन कौन सा है, इसको कहेंगे, ये वाला प्लेन जो आपको दिख रहा है ये प्लेन है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि इस पर ये एक्सिस पर कौन सा प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये वाला प्लेन जो है ये कौन सा प्लेन है, ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन। तो ये एंगल जो होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन और कौन सा, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके बीच का जो एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ की ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, भाई ये कंपोनेंट एक लाइन ये बना रही है, देखिए इस पॉइंट पर एक लाइन ये बना रही है, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके साथ ये जो एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस, ये जो एंगल क्रिएट करेगी इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो ये दो चीज है, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये समझिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, किसी भी पॉइंट पर, अगर आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाते हो, उस किसी भी पॉइंट पर आपने बार मैग्नेट को लटका दिया, तो बार मैग्नेट की एक्सिस आपको दिखाई देगी। आप उस एक्सिस से एक प्लेन ड्रॉ करिए, जो इमेजिनरी प्लेन होगा उस एक्सिस से पास करता हुआ, उसी पॉइंट पर आप ज्योग्राफिक देख लीजिए, आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ दिखाई देगा, ज्योग्राफिक साउथ देगा दिखाई देगा। एक प्लेन कंसीडर कीजिए, एक प्लेन इमेजिन कीजिए, इमेजिनरी प्लेन करिए जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और पोल से होता हुआ जाए। तो उस कंडीशन पर आपको दिखाई देगा कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल यानी ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और इसी तरीके से जो एक्सिस होगी, मैग्नेटिक एक्सिस जो होगी, वो अर्थ की सरफेस के साथ, अर्थ की सरफेस को ही अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाता है। अर्थ की मैग्नेटिज्म का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ का सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्क करती है, अर्थ की वर्टिकल कंपोनेंट वर्क ही नहीं करती, क्योंकि वो बहुत दूर निकल जाती है, जो किसी मतलब की नहीं रह जाती, नेग्लेक्ट हो जाती है। तो सिर्फ अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही यहाँ पर वर्क करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट वर्क नहीं करता। बट न्यूमेरिकल्स में आपको वर्टिकल कंपोनेंट भी कंसीडर कराया जाएगा। एक इमेजिनरी होता है, कोई होता नहीं है, इफेक्टिव नहीं होता, इमेजिनरी होता है, बट आपको न्यूमेरिकल्स में दिए जाएंगे। तो ये होता है अर्थ का एलिमेंट। अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स थे, तीन एलिमेंट्स थे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और इसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो बी है, अर्थ का मैग्नेटिज्म अगर बी है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा
और उसी पोजीशन पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा BV इज इक्वल्स टू B sin थीटा। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो आसानी से B और इसकी वैल्यू को डिवाइड कर दें तो आप ये देखोगे कि BV अपॉन BH यानी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी B sin थीटा अपॉन B cos थीटा। तो यहाँ से आप B से B कैंसिल करोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू BB अपॉन BH मिल जाएगा। अगर आपको एंगल ऑफ डिप कहीं किसी भी पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप पूछा जाए तो आप आसानी से अब एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हो, tan इनवर्स अपॉन ऑफ BV अपॉन BH। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता हो उस पॉइंट पर आपको वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिज्म का पता हो तो आप आसानी से एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं उस पोजीशन पर, उस पॉइंट पर। समझ में आया? बोलो। कहाँ यूज हुआ है बेटा? बुक में मैं सिर्फ पूरा सेंटेंस पढ़ करके समझा सकता हूँ ना, एक शब्द आप पूछोगे ट्रू नॉट तो मुझे याद थोड़ी ना है पूरी बुक। बेटा इस तरह से नहीं हो सकता, जब तक या तो बुक दिखाओ कि हाँ क्या सेंटेंस लिखा है, मैं क्या बता दूं, किस कंडीशन पे बता दूं। मैं ट्रू नॉट कैसे कह दूं कि ट्रू नॉट क्या है? तो वो ट्रू नॉर्थ लिखा है बेटा। ट्रू नॉर्थ का मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ है। हाँ, इस डायग्राम पे देखो, ज्योग्राफिक नॉर्थ मैंने बना रखा था। ज्योग्राफिक जो इससे पहले वाला डायग्राम बनाया था अर्थ वाला, उसमें ज्योग्राफिक नॉर्थ को ही ट्रू नॉर्थ उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो इतना समझ में आया सबको? चलिए अगली बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स की। व्हाट आर न्यूट्रल पॉइंट्स? न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रल होगा यानी वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ध्यान ये रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो होता क्या है कि अगर अर्थ की मैग्नेटिज्म, क्योंकि हम देख लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी देखा जैसे कि डायग्राम में मैंने बताया था, अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे। अगर हम अर्थ की बात करें, ये अर्थ था हमारा, अर्थ की मैग्नेटिज्म कुछ ऐसे बनाया था ना हमने, ये बनी थी ना अर्थ की मैग्नेटिज्म, इस डायरेक्शन में बनी थी कि नहीं बताओ? अर्थ की मैग्नेटिज्म ऐसे ही बताया गया था, ये अर्थ की मैग्नेटिज्म है। अगर अर्थ की मैग्नेटिज्म में यहाँ पर हम एक बार मैग्नेट रख दें, यानी सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर हम एक बार मैग्नेट रख दें, अर्थ के सरफेस पर हम एक बार मैग्नेट इस प्रकार से रख दें कि नॉर्थ यानी नॉर्थ, सॉरी, हाँ सॉरी ठीक है, नॉर्थ की जगह पर नॉर्थ हो, साउथ की जगह पर साउथ हो। यानी ये जो बार मैग्नेट हमने एक्सटर्नल अर्थ के सरफेस पर जो बार मैग्नेट रखा उसका नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ हो, नॉर्थ पोल की तरफ हो, और उसका साउथ साउथ पोल की तरफ हो, तब न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स होते क्या है बेटा? तो न्यूट्रल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और जो बार मैग्नेट हमने रखा अर्थ के सरफेस पर उसका मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं एक ही पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जिस पर एकदम परपेंडिकुलर, इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं, उस पॉइंट पर क्या मिलता है?
न्यूट्रल पॉइंट्स प्रोवाइड होते हैं, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो बेटा अगर हम ऐसा पुट कर दें, ऐसे मैग्नेट रख दें, यानी नॉर्थ, ऐसा मैग्नेट जो बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ हो, नॉर्थ की तरफ हो, और जिसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ हो, तब क्या कहते हैं, तब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे प्राप्त होता है, किस पोजीशन पर प्राप्त होगा, उसके न्यूट्रल पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। तो उसके न्यूट्रल पॉइंट्स बेटा किस तरीके से मिलेंगे, उसके न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे कुछ इस कंडीशन पर, कुछ इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर उसके न्यूट्रल पॉइंट्स, सारे न्यूट्रल पॉइंट्स इस एक्सिस पर मिलेंगे। लेकिन अगर अर्थ मैग्नेटिज्म ऐसे हो और कोई बार मैग्नेट इस प्रकार से रखा जाए कि बार मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ हो और इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ हो, तो इसका जो मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे वो न्यूट्रल पॉइंट्स किस पॉइंट पर मिलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स इस पॉइंट पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स इस पॉइंट पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसके सारे न्यूट्रल पॉइंट्स किस पोजीशन पर हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, और इसके सारे मैग्नेटिक जो न्यूट्रल पॉइंट्स हैं वो किस पोजीशन पर हैं, एक्सियल पोजीशन पर हैं। तो अगर कोई बार मैग्नेट इस प्रकार से रखा गया है कि अर्थ का, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है, बार मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ की साउथ पोल की तरफ है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, वो बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब के। और अगर मैग्नेट हमारा कुछ इस तरीके से रखा होगा कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक्सिस के अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा और मैग्नेट का साउथ पोल एक्सिस यानी अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा, तो उसका जो अर्थ मैग्नेटिज्म का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो फाइंड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब से। ये एक्सियल पोजीशन के लिए था और ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए था। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस बची हुई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, 2-3 डेफिनेशंस बची हुई हैं, वो डेफिनेशंस आप लोग समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर चैप्टर खत्म है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी गई हैं, कई बार पूछी गई, तो वो डेफिनेशंस आपको जानना जरूरी है। चलिए डेफिनेशंस देखते हैं, वो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, रफ करें इसको। चलिए डेफिनेशंस क्या क्या है। पहली डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरी पॉइंट है, दूसरा मिलेगा आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फोर्थ पॉइंट आपको मिलेगा मैग्नेटिक परमिबिलिटी। स्पेलिंग भूल जाता हूं। परमिबिलिटी, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों को पढ़ना है, इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये 4 पॉइंट्स तो आपको मेन पढ़ने हैं, और भी पॉइंट्स हैं बट मेन 4 पॉइंट्स आपको खासकर ये 4 पॉइंट्स के बारे में जानकर जानकारी रखना है, क्योंकि अगला टॉपिक जो होगा वो हाइस्टेरेसिस का होगा, तो उसको हम पढ़ेंगे। हाइस्टेरेसिस का, हाइस्टेरेसिस कहते हैं इसको, हाइस्टेरेसिस लॉस, वो हम पढ़ेंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। लेकिन उसको समझाने से पहले ये चीजें जरूरी जानना जरूरी है और उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए कल का जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का
वो हम कल पढ़ेंगे और कल ये चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं अपने से बताऊंगा, फिर अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स लगा के रखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पर जंप करेंगे। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक्स को जल्दी से समझ लीजिए, इसको समझना ही है, जल्दी से समझते हैं इसको। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट का रॉड हो कोई, उस रॉड को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कुछ समय के बाद उस सब्सटेंस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब वो बिहेव करने लगता है मैग्नेट के जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि वो मैग्नेटिक जो मटेरियल था वो क्या आ गई, उसमें प्रॉपर्टी आ गई। किसकी प्रॉपर्टी आ गई? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से अगर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में या किसी मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म आ जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच a substance, a magnetic material gets magnetized in presence of magnetic field. When it is put on a magnetic field, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रख दोगे किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, इन सबको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कुछ समय के बाद इनमें भी मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, इसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमिना को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से शो करते हैं, किससे? बी से शो करते हैं। जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं ना, मैग्नेटिक इंडक्शन कैपिटल बी से शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब बात आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, इसकी वैल्यू, इसका जो मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और उसके बाद आती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी मैग्नेटिज्म उसके अंदर आ सकती है, ये वैल्यू मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाती है। देखो अलग अलग वर्ड हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों में डिफरेंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है और ये मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। जैसे आयरन कोबाल्ट निकेल जो है वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, इसकी जो मेजरमेंट है वो कहलाती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और किसी दूसरे फील्ड में, किसी अर्थ के मैग्नेटिज्म फील्ड में कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाती है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको आई से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच से डिनोट किया जा सकता है, किया जाता है। ये एक मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये वाली, और आई क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। अब सोचिए अगर H और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो जो ग्राफ प्लॉट होगा, जो ग्राफ बनेगा, उसी ग्राफ को हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना होगा, जिसको हम कहते हैं हाईरेस्टिस ग्राफ या हाईरेस्टिस लॉस, इसी को कहा जाता है। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी H और I के बीच में, सिंपली H और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या मिलेगा देखते हैं। तो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितना इंटेंस हो सकता है, कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब कि कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है किसी दूसरे सब्सटेंस को, ये कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी एक सब्सटेंस में, अगर एक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब कोई फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। और जो फिनोमिना होता है इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब मैग्नेटिक परमिबिलिटी की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज अ कंपैरिजन, इज अ रेशियो, मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ magnetic induction to the magnetic intensity B upon H.
यानी बी मैग्नेटिक इंडक्शन और इंटेंसिटी के रेशियो को उस मीडियम का जो मैग्नेटाइज हो रहा है, जो मैग्नेटिज्म जिसमें प्रॉपर्टी आनी है, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं, उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। मे भी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक पढ़ना ही है हमें। एक प्रॉपर्टी आप जान लो कि अगर किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं तो उसमें मैग्नेटाइजेशन की पावर खत्म होती चली जाती है। इतना जान लो, अगर किसी सब्सटेंस को गर्म करते चले जाओगे, हीट करते चले जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, तो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी धीरे 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 खत्म होती जाती है। एक नाम सुना होगा शायद, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा आपने। मैडम क्यूरी ने इसकी बेसिस पर एक टेम्परेचर बनाया गया जिसे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। उसमें यह बताया गया कि अगर किसी सब्सटेंस को हम गर्म करते चले जाएं तो एक टेम्परेचर पर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, उस कंडीशन को, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्यूरी टेम्परेचर बहुत आसान है। मतलब ये सब्सटेंस मैग्नेटिक मटेरियल है इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर के बाद ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो जिस टेम्परेचर पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हुई, इस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे उस सब्सटेंस के लिए। उस सब्सटेंस की क्यूरी टेम्परेचर, अलग अलग सब्सटेंसेस की क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, होती भी है। समझ में आया आज की क्लास? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट डे हम लोग हाइरेस्टिस लॉस के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होती है, तो कल आप इसके बारे में भी दोबारा पढ़ने के बाद पूछ सकते हैं, अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। लेकिन पहले कल मैं हाइरेस्टिस लॉस पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले कुछ टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो कल आप पूछ सकते हैं। रिवाइज कर लीजिए, इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कल इस चैप्टर के बारे में डिस्कस आप कर सकते हैं, बट हाइरेस्टिस लॉस पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए आज हम ओवर कर रहे हैं क्लास, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर।